हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीकेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक घटना चक्र के इकोनॉमिक्स का पार्ट 3 लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग आज इस पुस्तक के तीसरे चैप्टर सतत आर्थिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीकेटिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। तो इसके नोट्स का पहला पॉइंट है, सतत विकास सामाजिक आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी की सहनशक्ति के अनुरूप अर्थात अनुसार विकास की बात की जाती है। यह अवधारणा 1960 के दशक में तब विकसित हुई जब लोग औद्योगिकरण के पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव से अवगत हुए। अगला प्रश्न है, सतत विकास की अवधारणा की शुरुआत वर्ष 1962 में हुई जब वैज्ञानिक रॉकल कार्सन ने दी साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक लिखी। अगला पॉइंट है, यह पुस्तक पर्यावरण, अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक पक्षों के मध्य परस्पर संबंधों के अध्ययन में मील का पत्थर साबित हुई। अगला पॉइंट है, वर्ष 1968 में जीव विज्ञान शास्त्री पॉल एरलिच ने अपनी पुस्तक पॉपुलेशन बम प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने मानव जनसंख्या, संसाधन दोहन तथा पर्यावरण के बीच संबंधों पर प्रकाश डाला। अब आइए चलते हैं सतत विकास का अर्थ तथा परिभाषाओं को समझते हैं। तो पहला पॉइंट है, अस्थायी विकास का अभिप्राय आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित करना है। इसका उद्देश्य वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित रखना है। सततशीलता शब्द को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। तो आइए पहला प्रकार देखते हैं। तो पहला पॉइंट है, सततशीलता का अर्थ एक ऐसी स्थिति से है जो हमेशा के लिए बनी रहे। अगला पॉइंट है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से है जिससे पर्यावरणीय असंतुलन न हो तथा प्रकृति का उत्पादन क्षमता से अधिक शोषण न हो। अगला पॉइंट है, सतत विकास की अवधारणा आर्थिक विकास नीतियों को पर्यावरण के अनुरूप बनाने पर जोर देती है। इसका उद्देश्य पर्यावरण के विरुद्ध चलने वाली विकास नीतियों में बदलाव लाना है। अब आइए चलते अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है, सतत विकास की सबसे अच्छी परिभाषा ब्रेंटलैंड आयोग ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में दी। उसने सतत विकास को ऐसा विकास कहा जो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति से बिना समझौता किए वर्तमान की आवश्यकताओं पूरी करता है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि विकास हमारी आज की ज़रूरतों को पूरा करे, साथ ही आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतों की भी अनदेखी ना करे। अब आइए चलते सतत विकास का उद्देश्य को देखते हैं। सतत विकास के कुछ दूरगामी तथा व्यापक उद्देश्य हैं जो जाति, धर्म, भाषा तथा क्षेत्रीय बंधनों से मुक्त हैं। ये उद्देश्य शोषणकारी मानसिकता की जंजीरों से अर्थव्यवस्था की मुक्ति हेतु ऐसा अधिकार पक्ष है जिन्होंने राष्ट्रों की जैव संपदा को नष्ट होने से बचाया है। संक्षेप में ये उद्देश्य निम्न है। पहला पॉइंट है, पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग से बचाना। दूसरा, ऐसी नई वैज्ञानिक तकनीकों की खोज हो जो प्रकृति के नियमों के अनुरूप कार्य करे। आगे है, विविधता की रक्षा करना तथा विकास की नीतियों में स्थानीय समुदायों को शामिल करना। अगला पॉइंट है, शासन की संस्थाओं का विकेंद्रीकरण करना तथा उन्हें अधिक लचीला, पारदर्शी तथा जनता के प्रति उत्तरदायी बनाना। अगला प्रश्न है, ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की योजना बनाना जो निर्धन देशों की आवश्यकताओं को समझकर बिना उनके पर्यावरण को नष्ट पहुँचाए उनके विकास में मदद करे। अधिकांश लोगों के जीवन स्तर को समानता तथा न्याय के अनुरूप बनाना। अगला पॉइंट है, विश्व के सभी राष्ट्रों में शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ाना, क्योंकि केवल शांति ही मानवता के व्यापक हितों की रक्षा सुनिश्चित करता है। अगला पॉइंट है, सतत विकास एक मूल आधारित अवधारणा है जो परस्पर सह-अस्तित्व तथा सभी के लिए समान जैसे आदर्शों की मांग करता है। यह एक निरंतर विकास प्रक्रिया है जो सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा पर्यावरणीय घटकों में सामंजस्य पर आधारित है। अब आइए चलते प्रश्न कोश को देखते हैं। तो आइए कथन को पढ़ते हैं। सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है और कारण है, सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकताएं पूरी करे। तो इसका सही उत्तर है ए, अर्थात ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। डिस्क्रिप्टिव तो पढ़ चुके हैं। अब आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न काफ़ी धुंधला आ गया है। चौथे प्रश्न से देखते हैं, सतत विकास का आधार। तो इसका सही उत्तर है सी, पर्यावरणीय दृष्टिकोण।
अगला पॉइंट है सतत आर्थिक विकास के अभिप्राय है, तो इसका सही उत्तर है ए, वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। अगला पॉइंट है अस्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है, तो इसका सही उत्तर है ए, प्राकृतिक संसाधनों की। अगला प्रश्न है किसी भी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उस देश की सामाजिक पूंजी के भाग के रूप में समझा जाएगा, तो इसका उत्तर है डी, समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर। अगला प्रश्न है निम्न राना जो टिकाऊ आर्थिक विकास का मॉडल है अवस्थित है, तो इसका सही उत्तर है सी, राजस्थान। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है एक संकल्पना के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या उस प्रक्रिया के रूप में की जाती है जिसके द्वारा किसी देश के व्यक्ति अधिक पूंजी का संचय कर पाते हैं, तो ये गलत है। अगला पॉइंट है देश के लोग के ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि हो पाती है, तो ये सही है। और तीसरा पॉइंट है गोचर धन का संचय हो पाता है, तो ये गलत है। और चौथा है अगोचर धन का संचय हो पाता है, तो ये सही है। अर्थात इसका सही उत्तर 2 और 4 होगा। तो आइए चलते हैं जानते हैं किसमें क्या है, तो इसका सही उत्तर है सी, 2 और 4। अगला पॉइंट है उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणामित नहीं हो पाता है, तो इसका उत्तर है डी, उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है, तो इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी अर्थात संसाधनों का समुचित प्रयोग, बी, उत्पादकता में वृद्धि और सी, कुशलता में विकास। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है समावेश समृद्धि के लिए आवश्यक है, तो इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी अर्थात अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, बी, कृषि का पुनरुद्धार और सी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की आधिकारिक उपलब्धता। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है, तो इसका सही उत्तर है ए, राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न। तो अगला प्रश्न है निम्न में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था, तो इसका सही उत्तर है बी, 2011-12। अब आइए चलते हैं मूलतः समावेशी शासन के अंक कहे जा सकते हैं, तो इसका सही उत्तर है सी, अर्थात 2, 3, 4। तो आइए जानते हैं कौन कौन है 2, 3, 4 में। तो 2 में है सभी जिले में प्रभावी जिला योजना समितियां संगठित करना, 3 में है जन स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय में बढ़ोतरी करना और 4 में दोपहर का भोजन योजना का सशक्तिकरण करना। अगला प्रश्न है सरकार के समावेशित वृद्धि लक्ष्य को आगे ले जाने में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कार्य सहायक साबित हो सकते हैं, तो आइए इसके एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट है स्व सहायता समूहों को प्रोत्साहन करना, तो ये सही है। दूसरा है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन करना, तो ये भी सही है। और तीसरा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करना, तो ये भी सही है। अब आइए चलते हैं आगे देखते हैं। तो उसका सही उत्तर डी होगा, अर्थात 1, 2, 3। अगला प्रश्न है आर्थिक विकास से संबद्ध जनांकीय संक्रमण की निम्नलिखित विशिष्ट अवस्थाओं पर विचार कीजिए, तो इसका सही उत्तर है 2, 3 और 1, अर्थात 2 उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, 3 निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर और 1 निम्न मृत्यु दर के साथ निम्न जन्म दर। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए चैप्टर अर्थात कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र को साथ। आशा करता हूं आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।